आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। पाथ आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं सृजन आज मेंस के विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग लेकर के आया हूं। हम देखते हैं कि पेपर 1 से लेकर के 7 तक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन लिस्ट में आने से रह जाते हैं। उसका कारण ये है कि 6 पेपर में सभी का ज्ञान लगभग बराबर होता है और आगे बढ़ने का अपने प्रतिस्पर्धी से मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन यहीं यदि हम पेपर 2 ऐसे की बात करें तो मैं समझता हूं इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप बनता है 35-40 नंबर का, और हम ये आगे डिस्कस करेंगे कि जिससे विद्यार्थी सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है तो वो सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है, और यदि नायब तहसीलदार बन रहा है तो वो डेप्यूटी कलेक्टर बन सकता है। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हम सीजीपीएससी का पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सीजीपीएससी के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू राइट 2 एसेज ऑन इश्यूज, रीजंस, प्रेजेंट स्टेटस इंक्लूडिंग डेटा एंड सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि सीधा सीधा कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़ों सहित और समाधान, 750 शब्द आप इस पर ध्यान देंगे और 50 अंक आप इस पर ध्यान देंगे। आगे हम इस पर बात करेंगे। मैं आज आप विद्यार्थियों को, हमारी पाथ आईएएस एकेडमी की टीम बहुत हार्ड वर्क करती है और एक्सपर्ट से हम सुझाव लेकर ही आप तक सही और उचित जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों का आगे फ़ायदा हो सके। हम इसमें देखेंगे कि मूल्यांकन पद्धति किस तरीके से रहती है। तो यदि मैं मूल्यांकन पद्धति की बात करूं तो आपके ऐसे में, यदि मैं आपकी मूल्यांकन पद्धति की बात करूं तो सबसे पहले देखी जाती है आपकी क्रमबद्धता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्लो ऑफ राइटिंग। फ्लो ऑफ राइटिंग यानी आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से किस तरीके से कनेक्टेड है और एक पैराग्राफ में जो आप बात कह रहे हैं वो आगे जा पा रही है कि नहीं, यह कहलाती है आपकी क्रमबद्धता। सेकंड में यदि अपन बात करें तो अपन बात करते हैं विषय के अनुरूप भाषा। विषय के अनुरूप भाषा, विषय के अनुरूप भाषा का क्या अर्थ है? विषय के अनुरूप भाषा का यह अर्थ है कि यदि आप किसी छत्तीसगढ़ी भाषा में यदि आप ऐसे लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के ऊपर यदि आप निबंध लिख रहे हैं, तो उसमें जैसे आप यदि कोट्स डालते हैं तो वो देवनागरी लिपि में छत्तीसगढ़ी में हो सकती है, अर्थात आप मिक्स्ड लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं वो है शब्द सीमा। शब्द सीमा का मतलब सिर्फ वर्ड लिमिट से नहीं है। शब्द सीमा का अर्थ ये है कि आप निश्चित 650-750 शब्दों में अपने मुख्य विषय को, मुख्य जो आपका प्रतिपाद्य विषय है उसको आप सामने रख पा रहे हैं कि नहीं। तो विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इन 3 चीज़ों पर वो ध्यान दें। क्रमबद्धता रखें, विषय के अनुरूप अपनी भाषा रखें और शब्द सीमा अपनी मुख्य विषय को लेते हुए चलें। यदि वहीं हम अंक विभाजन की बात करें तो अंक विभाजन में जो मुख्य विषय है वो हम देखते हैं कि 50 नंबर का हमारा निबंध होता है, 50 नंबर का। तो इस 50 अंकों में जो 30 अंक हैं वो हमारे मुख्य विषय पर रहते हैं। दूसरा, यदि हम भाषा शैली की बात करें, हमारी भाषा शैली कैसी है, हमारी लिखावट कैसी है, यदि हम इसकी बात करें तो भाषा शैली में हमारे रहते हैं 10 अंक। भाषा शैली में हमारे रहते हैं 10 अंक। और यदि हम निष्कर्ष की बात करें, या जिसे मैं सुझाव भी कह देता हूं, और ये बिल्कुल मौलिक होना चाहिए और इसमें मिलते हैं हमको 10 अंक। तो हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है उसमें हमने ये देखा है कि यदि 200 नंबर का पेपर होता है तो हाईएस्ट पिछले बार जो गया था वो 140-142 तक के गया था। मतलब हम देखें कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निबंध और राष्ट्रीय स्तर के निबंधों में 100 नंबर है तो उसमें से 70 नंबर आ रहे हैं, और यदि इसमें से हम 100 नंबर छत्तीसगढ़ के ले लेते हैं तो इसमें से बच्चे के 70 से 72 नंबर तक आ रहे हैं। 70 से 72 नंबर कहने का मतलब ये है कि एक निबंध में आपको 50 में से 35 नंबर मिल रहे हैं, 50 में से 35 नंबर। अब मुख्य विषय जो है, मुख्य विषय में आपको 20 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि मुख्य विषय में उसकी भी एक सीमा होती है। आप जो नंबर खींचते हैं वो आप यहाँ खींचते हैं। इन 20 अंकों में यदि आपको 15 से 16 नंबर मिल जाते हैं तो आपका टोटल हो जाता है 35 से 36 नंबर, और 2 ऐसे को मिलाएं तो 35 गुणित हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ये आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है मेंस में जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। उसका कारण ये है कि हम यदि मिनिमम मार्क्स उठा करके देखें, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 100 छत्तीसगढ़ में 70 से 72, और यदि हम मिनिमम मार्क्स उठा करके देखें तो कितने हो गए 27 से 35 नंबर भी जाता है 100 में। तो यही आप देख लीजिए 35 नंबर की खाई। और ये आपको पता है कि आप सीजीपीएससी की आपने कोई भी लिस्ट देखी होगी तो ये आपको कहाँ पे पहुँचा सकता है। इसलिए आइए हम अब और इस प्रथा को और इस पद्धति को मैं सरलतम तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगली स्लाइड में
आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे हम CGPSC मेंस मुख्य परीक्षा 2019 में हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और उन पे हमको किस तरीके से हमारे पॉइंट बनाने चाहिए। मैं कहता हूँ यदि आप पॉइंट में भूमिका, मुख्य विषय और निष्कर्ष लिख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप यदि राजनीतिक, किसी भी विषय की राजनीतिक स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो वो भी पॉइंट वैलिड नहीं होंगे। आप पॉइंट में तभी लिखिए जब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो, बहुत ठोस पॉइंट्स आपके पास हो, अदरवाइज आप नॉर्मल पैराग्राफ में चलिए। तो जैसे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम स्वरूप एवं क्रियान्वयन। तो इस क्रम में हम पहले देखते हैं जो पहला हमारा ऐसे आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम। तो छत्तीसगढ़ में हम जनजातीय विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो हम इसको कैसे पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं। पहला तो हो जाएगा परिभाषा पहला हो जाएगा, पहला डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि ट्राइब्स क्या हैं। कोई भी एक समाज का वर्ग जिसकी अपनी पृथक भाषा है, पृथक शैली है, पृथक संस्कार हैं और पृथक रीति रिवाज हैं। अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैविंग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कस्टम्स इज नोन एज ट्राइब। आर्टिकल 342 हम कॉन्स्टिट्यूशनली यदि बात करेंगे तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के किसी भी सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ ट्राइब। आर्टिकल 342 कहता है। आर्टिकल 15(4) में हम देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण की बात करते हैं। आर्टिकल 16(4) में देखेंगे तो उनके प्रमोशन की बात करते हैं और 25 से 28 में देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या बन सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें बनेगा कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति क्या है। जनजातियों की स्थिति, तो जनजातियों की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि 42 जनजातियां हैं, 141 उपसमूह हैं और बस्तर, सरगुजा, उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजातियां हमारी बहुलता में निवास करती हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी जनजातियां निवास करती हैं, जो कि 30.6% है पूरे छत्तीसगढ़ का। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो एक जनजाति बहुल राज्य है। तो अब हम तीसरा पॉइंट इसमें बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं। वनाधिकार अधिनियम, अभी अभी की बात है, रीसेंट डेटा है। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत क्या किया गया है। पहला छत्तीसगढ़ राज्य है देश में जिसने आदिवासियों को भू स्वामित्व प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा, पहला राज्य है छत्तीसगढ़ देश में जिसने आदिवासियों को भू स्वामित्व प्रदान किया। यह बहुत बड़ी बात है। लोहंडीगुड़ा जो क्षेत्र है बस्तर में, वहाँ लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में लगभग 10 गांव हैं। वहाँ 1141 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस की गई है, 4200 एकड़। और उन्हें सबसे अच्छी बात यह है कि जो 42 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए थे वो भी उनसे वापस नहीं लिए गए हैं। हम देखते हैं कि वन अधिकार जो अधिनियम है उसके तहत 4,22,000 लोगों को इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से वनाधिकार पत्र बांटे गए हैं और लगभग 30,900 लोगों को सामुदायिक अर्थात कम्युनिटी बेस्ड वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं। तो इतना सारा हमारा काम हुआ है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका क्रियान्वयन क्या है। यदि स्कीम्स यदि हमारे पटल पर तो आ गई हैं, हम क्रियान्वयन इसका देखेंगे तो आप इसमें हमेशा एक लाइन यूज़ कर सकते हैं, अदम गोणवी का एक कोट यूज़ कर सकते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और फिर आप इसको पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं कि किस कारण से जो स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं सरकार की तरफ से तो आदिवासियों के लिए आती हैं, लेकिन उनका ना पहुंच पाना उन तक, उसका कारण क्या है। तो पहला जो कारण है वो आपका करप्शन है, भ्रष्टाचार है। दूसरा कारण है आपका रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, ऑफिस में फाइलों को दबा करके रखा जाता है। और सरकारी ऑफिसर्स का वर्क कल्चर, तो सरकार चाहते हुए भी आदिवासियों तक वो फायदा नहीं पहुंचा पाती है। तो उसी में अब आप क्या करेंगे, आखिरी में अपना निष्कर्ष देंगे, अपना सुझाव देंगे कि किस तरीके से, लास्ट में आप अपना सुझाव देंगे कि किस तरीके से इन स्कीम्स का क्रियान्वयन होना चाहिए सही तरीके से। और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति विकास कार्यक्रम चल रहा है, जो एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम, जो एक मॉनिटरिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है सारी जो स्कीम्स है उसके ऊपर, उसका कैसे क्रियान्वयन किया जाए। और डायरेक्ट चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर रहते हैं कि उन तक कैसे ये चीज़ें पहुंच पाएँ, ताकि जो छत्तीसगढ़ का शिल्प है, छत्तीसगढ़ का की कला संस्कृति है, जैसे अभी हमने देखा ट्राइबल फेस्टिवल हुआ, जो हमारा ग्लोबल फेस्टिवल छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर अंकित हुआ, तो इस तरीके से कैसे जनजाति विकास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के उस लास्ट तबके तक पहुँचे, उस आखिरी तबके तक पहुँचे जिसके लिए ये योजनाएँ बनाई गई हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था गोधन न्याय योजना स्वरूप एवं क्रियान्वयन। गोधन न्याय योजना स्वरूप एवं क्रियान्वयन। तो गोधन न्याय योजना आप सभी को पता है कि ये हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी। एक फ्लैगशिप स्कीम की तरह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। तो एक तरीका होता है ऐसे लिखने का कि आप स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। हम अभी इमेजिनेटिव स्टोरी की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? इमेजिनेटिव स्टोरी की। किस तरीके से आप इमेजिनेटिव स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे इस ऐसे को आप शुरू कर सकते हैं, गोधन न्याय योजना स्वरूप एवं क्रियान्वयन। तो इसमें हम शुरू कर सकते हैं इसको कि समारू अपने गांव में गायों को लेकर के चरा रहा था और गाना गाते हुए जा रहा था कि नंदा जाही का रे, नंदा जाही का रे, नंदा जाही का, गाँव के लीला चाउर के चीला, बंसी के धुन मा धेनु चरैया, नंदा जाही का। तभी उसको सरपंच मिलते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको 35 से 40 शब्दों में ही समेट लेना है कि तभी उसको सरपंच मिलते हैं और वो उसको गोधन न्याय योजना के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर आप गोधन न्याय योजना के बारे में बताएंगे कि ये हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई थी। और इस योजना के तहत समारू को सरपंच जी ये जानकारी देते हैं कि गौठानों का गठन किया जाएगा और गौठानों में क्या किया जाएगा? गौठानों को एक राशि मुहैया कराई जाएगी। जो गांव की सारी जो गायें हैं, पशु हैं जो चरते हैं, उनको गौठानों में रखा जाएगा और समारू उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। समारू ये सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद सीधा सीधा आप इसकी परिभाषा में आ जाएंगे। मतलब आप स्कीम के बारे में और बताने लगेंगे कि इस स्कीम के तहत, जैसे हम गोधन न्याय योजना में हम देखते हैं, तो इस स्कीम के तहत 3726 गौठानों में 3726 गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से अब जो गोबर जो बन गया है गोधन, वो 2 रुपये किलो की दर से अब गोबर खरीदा जा रहा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा कि 3 करोड़, ये 2 रुपये हमको समझ में नहीं आता, पर 3 करोड़ 86 लाख रुपए सरकार के द्वारा गोधन खरीदे जा चुके हैं। 3 करोड़ 86 लाख का गोधन खरीदा जा चुका है। अब दूसरे हमने परिभाषा देख ली इसकी, और दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे कि इसका मकसद क्या है। जो जैविक खाद जो हम बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसकी हम तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो जो हम गोधन ले रहे हैं उसको हम केंचुए के माध्यम से क्या करेंगे, हम जैविक खाद के रूप में सहकारी समितियां उसको बनाएंगी। जो 8 रुपये था अब 10 रुपये हो गया, तो 10 रुपये में किसान जैविक खाद खरीद सकेंगे और इस तरीके से अपनी जैविक खेती को आगे बढ़ा सकेंगे। उसके बाद आप इसमें राजीव गांधी न्याय योजना को भी जोड़िए, है ना। राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में बताइए कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। इसलिए इसको जोड़ना जरूरी है क्योंकि गोधन न्याय योजना कहीं ना कहीं मैं आपको आगे बताऊंगा किसान कल्याण से ही क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे इसके साथ में नरवा गरवा घुरवा बारी, जो कि 2019 के मेंस में आ चुका है। नरवा गरवा घुरवा बारी, तो नरवा गरवा घुरवा बारी के बारे में यदि ऐसे भी आया और कहीं भी आपको ऐसा टॉपिक दिखता है तो आप इसमें ज़रूर लिख सकते हैं कि घर घर के पाछू हावे कोला बारी, धनिया मिर्ची साग भाजी लगे हावे बारी। तो इसमें जो कोला बारी का जिक्र किया गया है वो ये नरवा गरवा घुरवा बारी की बात की गई है कि घर के पीछे में जो बारी रहती थी पहले, उसमें साग सब्जी उगाई जाती थी। आज भी गांव में ये उगाया जाता है, शहरों में ये देखने को नहीं मिलता। तो नरवा गरवा घुरवा बारी से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को की सुदृढ़ता की बात की गई थी उसको आप गोधन न्याय योजना से जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर आप अंतिम में इसकी विशेषता बता सकते हैं कि ये क्या करने के लिए आई हुई है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये किस तरीके से सुदृढ़ करेगी। तो पहला है कि ये जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती को बढ़ावा दे रही कौन? गोधन न्याय योजना। दूसरा हम देखेंगे ये जैविक खेती के साथ में ये रोजगार का सृजन कर रही है। देखिए समारोह के लिए रोजगार का सृजन हुआ कि नहीं हुआ, तो रोजगार का सृजन कर रही है। और तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा हम यहाँ पाएंगे कि ये गो सुरक्षा। देखिए गो सुरक्षा को यहाँ किसान से जोड़ करके देखा जा रहा है। जो किसान है वो गाय का वही रखवाला है, असली रखवाला है, तो गो सुरक्षा भी उसके साथ में जुड़ रही है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी गोधन न्याय योजना को समेट सकते हैं। आखिरी में अपना सुझाव और निष्कर्ष दे करके अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं कि एक स्लाइड में जो तीसरा हमारे पास आया था कि कोविड-19 काल के दौरान छत्तीसगढ़ में चुनौतियां और अवसर, ये हम पुराने टॉपिक्स पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से पॉइंट्स की फ्रेमिंग करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद हम संभावित टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कोविड काल के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा, चुनौतियां एवं अवसर। तो यदि हम इसकी बात करें तो चुनौतियां एवं अवसर, तो सबसे पहले आप इसकी विषय प्रवेश करेंगे। विषय प्रवेश आप किस तरीके से करेंगे? विषय प्रवेश आप इसी तरीके से करेंगे कि कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार नाम से कार्यक्रम चलाया, जिसके माध्यम से 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षकों को क्या किया गया? 2 लाख शिक्षकों को क्या किया गया? ट्रेन किया गया और बहुत सही तरीके से ये कार्यक्रम चला। गरियाबंद की यदि हम बात करें तो गरियाबंद के एसपी भोजराम पटेल, तत्कालीन एसपी भोजराम पटेल, पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से सरकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामने भी आए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम का प्रचार भी किया था और गरियाबंद में कार्यक्रम भी चलाया था। तो हम देखेंगे कहीं कहीं जो बस्तर और सरगुजा के इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ इंटरनेट की भी सुविधा नहीं थी। तो पढ़ाई तुहर द्वार के साथ में बुल्टू के बोल के माध्यम से भी क्या किया गया? शिक्षा को दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कार्यक्रम सफलतम रूप से चलाया है। तो आप इसमें इसकी चुनौतियां डिस्कस कर सकते हैं कि चुनौतियां क्या थी कि जो ज्ञान बच्चों को सीधे क्लास में मिल पाता है लाइव, अब वो ऑनलाइन मिल रहा था, तो कुछ ना कुछ परेशानियां तो आनी ही थी। मोबाइल, कई लोगों के घर पे मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने किसी तरीके से, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उन्होंने व्यवस्था की और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी और सभी बच्चों को धीरे धीरे आज शिक्षा, अब ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन में सब लोग क्या हो गए हैं? पारंगत हो गए हैं और अब ऑनलाइन ही शिक्षा का माध्यम बन गया है। हमको कोविड-19 से बचा भी रही है चीज़, घर बैठे हमको शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। तो इसमें आप चुनौतियां डिस्कस कर लेंगे और आप ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना काल में जो हमारी शिक्षा थी कोविड-19 के दौरान, हम देखते हैं कोविड-19 के दौरान जो छत्तीसगढ़ में चुनौतियां एवं अवसर, तो चुनौतियां क्या क्या थी आप डिस्कस कर लेंगे और अवसर, तो अवसर क्या मिला है? ऑनलाइन के माध्यम से जो एक क्लास 25 मिनट 30 मिनट की चलती थी, आज वो 1 घंटे की 2 घंटे की भी चल रही है और उसमें एक पूरा टॉपिक खत्म हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे किसी भी टाइम पे अपने हिसाब से सुबह या शाम देख सकते हैं। टीचर किसी भी टाइम पे रिकॉर्ड कर सकता है अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। इस तरीके से आप इसको पॉइंट को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं चौथा है छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण की भूमिका। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपको हमेशा किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस महिला सशक्तिकरण की जब भी बात आए, आप इस तरीके से शुरू करिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। उसके बाद सीधे आप टॉपिक में आ जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की आप डेफिनेशन देंगे। महिला सशक्तिकरण की आप क्या देंगे? डेफिनेशन देंगे। तो महिला सशक्तिकरण क्या है? सामाजिक ढांचे में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त कराना, शिक्षा के अवसर प्राप्त कराना और निर्णय क्षमता उनके अंदर डेवलप कराना। क्या है? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट है। छत्तीसगढ़ में आप महिला सशक्तिकरण किस तरीके से क्रियान्वित हो रहा है और उसके लिए क्या क्या योजनाएं चलती हैं, उसके पहले आप इसमें कुछ आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस कर लेंगे कि आर्टिकल 14 के तहत क्या है? इक्वालिटी ऑफ लॉ वुमेन्स के लिए, बाकी सारे सेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे अपन वुमेन को फोकस करेंगे। आर्टिकल 15 में हम देखेंगे कि क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ लिंग के आधार पर जो असमानता है उसका क्या किया गया है? निषेध किया गया है आर्टिकल 15 के तहत। तो हम इसको आर्टिकल 15 के तहत देख लेंगे। 39D में क्या किया गया है? समान काम के लिए समान अवसर, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क। तो ये बहुत एक क्रांतिकारी आर्टिकल है महिलाओं और बाकी महिलाओं के संदर्भ में, महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात करते हैं। तो इसके बाद आप विभिन्न जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हम रायपुर में भी देख सकते हैं और 2-3 जगहों में है पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज। हमने सरकारी कॉलेज देखे थे जो गर्ल्स कॉलेज हैं, जैसे बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी है, पर महिला पॉलिटेक्निक डेडिकेटेड कॉलेज की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए ही की गई थी। दूसरा यदि हम पॉइंट देखते हैं
तो दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि सरस्वती साइकिल योजना। सरस्वती साइकिल योजना में ये क्या था कि 14 से 18 वर्ष की जो बच्चियां थी, 14 से 18 वर्ष की पूर्ववर्ती सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी, तो उनको साइकिल प्रोवाइड करने के माध्यम से जो ड्रॉप आउट रेट है, जो स्कूल आना छोड़ देती थी 8वीं के बाद 10वीं के बाद, उनको ये लाना इसका उद्देश्य था। और ये देखा गया कि सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से वाकई में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ। लड़कियां एक साथ समूह में आने लगी, उससे उनके जो अभिभावक थे, पेरेंट्स थे, उनको भी सुरक्षा का एहसास हुआ और दुर्गम इलाकों से भी लड़कियां पढ़ने आती थी, जो पैदल चल करके आती थी। और यदि हम तीसरी योजना की बात करें तो हम राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य महिला आयोग का गठन किया गया राज्य के गठन के बाद। तो राज्य महिला आयोग का गठन किया गया किस चीज़ के लिए कि जो महिलाओं की जो शिकायतें हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड संस्था हो, डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो। और इसकी जो हमारी अभी जो अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक, तो हमारे एस्पिरेंट्स जानते हैं कि अभी ACF की परीक्षा के लिए लड़कियां इनके पास गई थी और कि वो ACF की परीक्षा कब होगी संभावित। तो इस तरीके से राज्य महिला आयोग छोटे स्तर पर जाकर भी स्टूडेंट्स की भी मांग को सुन रहा है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में हम किन किन महिलाओं से, हमारी जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, वो किन किन महिलाओं से प्रेरणा ले सकती हैं। तो सबसे पहले यदि नाम आएगा, हमको ऐसे में इसको इंक्लूड करना है पॉइंट नंबर 3 के अनुसार कि छत्तीसगढ़ में महिला कौन कौन महिलाओं ने काम किया। तो सबसे पहले नाम आता है फूलबासन बाई यादव जी का। फूलबासन बाई यादव, इन्होंने माँ बमलेश्वरी समिति बनाई, माँ बमलेश्वरी समिति, और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं को अपनी समिति के माध्यम से इन्होंने काम दिलवाया, रोजगार दिलवाया और उनके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी की। यदि हम बात करते हैं फूलबासन बाई यादव के बाद, तो हमारा नाम जाता है तीजन बाई के। तीजन बाई जी को सब जानते हैं, इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को और पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिल चुका है, जिसकी ये पूरी क्या है, हकदार हैं। अब हम देखते हैं तो हमको एक कुंवर बाई का नाम याद आता है, जिनके पांव मोदी जी ने भी पड़े थे। इन्होंने अपनी 7 बकरियों को बेच करके शौचालय बनवाया था और पूरे धमतरी और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया गया था। और इसी जगह से मोदी जी ने क्या की थी, स्वच्छता अभियान की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा गौरव है। इसके बाद अभी हम बात करें तो हम सबा अंजुम जी की बात करते हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में हमारे राज्य को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। और इसके बाद यदि महिलाएं, यदि जो एस्पिरेंट्स हैं वो जो अपने भावी जिस वो पोस्ट पे जाना चाहती हैं, वहाँ भी यदि किसी को वो काम करते देखती हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ तो डीएसपी अर्चना झा जी का मैं यदि नाम लूं, तो इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो रात में अपने एक छोटे बच्चे को लेकर के गश्त कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का, इसको आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। और डीएसपी एक ललिता मेहर जी हैं जो बच्चों को गाइड करती रहती हैं। हम बात करें रानू साहू जी की बात करें जो कलेक्टर हैं, किरण कौशल जी की, तो आपको यदि कोई भी महिला का नाम याद आता है जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको ऐसा नहीं कि यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते, डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। और इस पर आपको आपकी मौलिकता पे नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। ऐसे में आपकी मौलिकता पे आपको नंबर मिलता है। और महिला सशक्तिकरण जो एक ऐसा विषय है जिसमें आप खुल करके अपनी मौलिकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप जब इस तरह की बात कर लेंगे, छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण में आप महिलाओं का जब नाम ले लेंगे, उसके बाद आप कुछ करंट का डाटा डाल सकते हैं उसके बाद, जैसे कि अभी 3 करोड़ के बजट के साथ में, 3 करोड़ के बजट के साथ में जो राज्य की जो बसें हैं उनमें एक पैनिक बटन राज्य की बसेस, ऑटो में एक पैनिक बटन लगाया जाएगा। और ये पैनिक बटन को दबाते ही जो महिलाएं हैं वो 112 से कांटेक्ट कर सकेंगी, सीधा 112 से कांटेक्ट कर सकेंगी। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है महिला सुरक्षा में, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और हम ये भी देखते हैं कि एक सखी वन स्टॉप सेंटर चल रहा है बहुत सारे जिलों में, सखी वन स्टॉप सेंटर, इसमें महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। और आगे वे अहेड क्या है, आगे हम इसका समाधान और कैसे ढूंढते हैं। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं तो उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करना चाहिए। जैसे आर्टिकल जो धारा लगती है 376 के लिए, इसके लिए छत्तीसगढ़ के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, कम से कम 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए जो क्या कर सकें, मुख्य जिलों में हो और इस समस्या का समाधान कर सकें। और हमको ये जानना होगा कि हम छत्तीसगढ़ को, जो हमारी जो धरती छत्तीसगढ़ की माता है, उसको हम छत्तीसगढ़ी महतारी के रूप में पूजते हैं। तो जब तक अपनी माँ का हम पूजन नहीं करेंगे तब तक हम महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। ये आपको अपना निष्कर्ष लिखना है इस तरीके से। और अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है,
चौथा जो हमारा ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम आएंगे कि आगे हमको क्या देखना है। तो आगे हमको देखना है कि सजेस्टेड टॉपिक्स क्या हो सकते हैं नए। अभी आप लोगों का परसों एग्ज़ाम है और इसको हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ कि आप यदि 20 से 30 नंबर भी ज़्यादा ऐसे के पेपर में ले आते हैं तो हमको इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि 20 से 30 नंबर ज़्यादा लाने का मतलब है आप नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे और जो आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था वो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमने कुछ कुछ करेंट टॉपिक से लिया है कि अभी हमने देखा था कि सुकमा के तरेम में लगभग अप्रैल की बात है ये कि नक्सलियों ने अटैक किया था, नक्सलियों ने हमला किया था और लगभग जो 1000 वहाँ पे जवान रुके थे। तो वो उसकी जो 2 टुकड़ियाँ थी, 1000 जवान सीआरपीएफ, इसमें कोबरा भी था, कोबरा जो हमारा बटालियन है नक्सलाइट्स फोर्सेस के लिए स्पेशली, इसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस भी थी। इसके लगभग 1000 जवान वहाँ पे रुके हुए थे और इसमें जो 6-8 टुकड़ियाँ बनी थी, तो इसमें जो 6 टुकड़ियाँ बनी थी वो तरेम में रुकी हुई थी और जो 2 टुकड़ियाँ थी वो दूसरी जगह पे रुकी हुई थी। एक था उसमें पामेड़, जो अपन पामेड़ अभ्यारण्य पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पढ़ते हैं। तो इस तरेम में नक्सलियों ने हमला किया और हमारे जवानों की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये एक करंट का टॉपिक बनता है और उनकी शहादत का टॉपिक बनता है। तो ये जनजाति का विकास और नक्सलवाद को साथ में जोड़ करके हमने लिया है। तो जनजाति का विकास यदि हम बात करें तो मैंने आपको एक समारोह के रूप में एक इमेजिनेटिव स्टोरी सुनाई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे की शुरुआत एक रियल स्टोरी के रूप में कैसे की जाती है। एक रियल स्टोरी के रूप में आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो जनजाति का विकास और नक्सलवाद की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जनजाति का विकास अभी हम जनजाति का विकास के ऊपर बात करेंगे। तो जनजाति यदि आप रियल स्टोरी से शुरू करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जशपुर जिले के बगीचा ग्राम के पिरई गांव की एक लड़की, जिसको बचपन में उसकी चेहरे की बनावट और उसके चेहरे के रंग के कारण चिढ़ाया जाता था, काली परी कहा जाता था, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ अपितु पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग की दुनिया में उसे देसी रेहाना के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रेने कुजूर की। रेने कुजूर एक छोटे से गांव की लड़की आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल है, जिसको चेहरे की बनावट के कारण काली परी कहा गया था एक समय। तो देखिए आज जनजाति का जो विकास है एक बहुत बड़ा एक सफ़र तय करके आया है। तो हम इस पे एक रियल स्टोरी से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि जनजाति का विकास क्रम, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में जनजाति विकास कार्यक्रम बताए थे, तो आप जनजाति विकास कार्यक्रमों की बात करेंगे, लोहंडीगुड़ा की बात करेंगे, आप वन अधिकार नियम की बात करेंगे और फिर आप जनजाति के विकास एकीकृत जो आदिवासी कार्यक्रम है उनकी बात करेंगे और आप इसके माध्यम से बताएंगे कि अभी और कौन कौन सी योजनाएं जनजाति के विकास में चल रही हैं। जनजाति की आप संस्कृति बताएंगे, घोटुल के बारे में आप बात करेंगे और गौर माड़िया के बारे में बात करेंगे और उराव जनजाति के बारे में बात करेंगे और कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे। आपके पास छत्तीसगढ़ में जनजाति सभी जो मेंस दे रहे होते हैं उनके पास कंटेंट की कमी नहीं होती है। तो कंटेंट आप जिस तरीके से आप लिखना चाहें जनजाति के विकास में, उस तरीके से आप करंट में इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें आप योजनाएं जरूर शामिल करिएगा। योजना में हो गई एक हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार में आदिवासी आते हैं और वीकली बाज़ार लगता है, हर हफ्ते बाज़ार लगता है। तो हाट बाज़ार में जो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है वहाँ जा कर के उनका उपचार करती है और क्योंकि आदिवासी हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ के जो सुदूर ग्रामों के आदिवासी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी योजना है हाट बाजार क्लिनिक योजना। और इसी के माध्यम से बस्तर में एक मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान भी चलाया गया था कि जो कि बहुत ज़्यादा मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान क्या हुआ, सफल हुआ। तो अब हम इससे नक्सलिज्म की तरफ आएंगे कि जनजाति किस तरीके से रुष्ट होती है और जनजातियों को जब उनका शोषण होता है, जब उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वो किस तरीके से मुख्य धारा से अलग हट करके उसके बाद वो नक्सलिज्म की तरफ या नक्सलवाद की तरफ किस तरह से उन्मुख होते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और आप ये सुकमा की घटना बताएंगे, तरेम की घटना बताएंगे। इसमें आप उसके बाद फिर अपना 25 मई जो 2013 को जो हृदय वितारक घटना हुई थी, जिसमें हमारे कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए थे, आप उनकी बात बता सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात इसमें वे अहेड क्या है। वे अहेड ये है कि नक्सलिज्म को, नक्सलवाद को आप सिर्फ और सिर्फ विकासवाद से ही
खत्म कर सकते हैं। जब तक नक्सल क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, जब तक नक्सल क्षेत्रों तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, रोजगार नहीं पहुंचेगा, सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक नक्सलवाद कभी कभी खत्म नहीं हो सकता। हमने देखा है दंतेवाड़ा में पोटा कैबिन कितना बड़ा सफल मॉडल रहा है, आवासीय विद्यालय के रूप में प्रयास विद्यालय कितना ज़्यादा सफल रहा है, और उसने आदिवासी बच्चों को इस स्तर पर पहुँचा दिया है एजुकेशन के लेवल की, आज वो बड़े बड़े पद पर हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो विकास और शिक्षा उनको रोजगारोन्मुख बनाएगी, रोजगार की तरफ ले जाएगी, उनको एम्प्लॉयबल बनाएगी, और एम्प्लॉयबल बनाएगी तो फिर वो उनका नक्सलवाद से जुड़ाव धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जैसे कि हमने बस्तर में देखा था, एसपी आरिफ शेख जी ने एक आमचो बस्तर कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो उससे उनकी भाषा के थ्रू यदि हम जुड़ाव महसूस करेंगे तो उनको भी अपने हमारे से मुख्य धारा से जुड़ाव महसूस होगा, फिर वो नक्सलवाद की तरफ नहीं जाएंगे। और इसमें आप निष्कर्ष एक बहुत अच्छा ये दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, विकास सही तरीके से हो, शिक्षा के अवसर यदि प्रोवाइड किए जाएं, तो नक्सलवादी क्षेत्रों में गोलियों की आवाज़ की जगह मांदर की थाप गूंजेगी, और विकास की बयार बहने लगेगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे का अंत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है, तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन, कला एवं संस्कृति। तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि राम वनगमन की बात बहुत दिन से चल रही है, पर इस पे अभी तक मेंस में क्वेश्चन नहीं आया है, तो आ सकता है। तो इसको हमने एक सब टॉपिक बना करके पर्यटन, कला, संस्कृति के अंडर में क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो सबसे पहले यदि छत्तीसगढ़ के हम पर्यटन की बात करते हैं, तो सबसे बड़े पहले पर्यटन की हम चुनौतियाँ देख लेते हैं कि हमारे पास चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो पर्यटन की चुनौतियाँ यही हैं कि स्थानों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है, प्रॉपर हमारे पास एजुकेटेड क्या है, टूरिस्ट गाइड नहीं है, एजुकेटेड टूरिस्ट गाइड्स की कमी है हमारे पास। और हमारे पास और क्या चीज़ की कमी है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहे जाने वाले, कोरबा की वादियों में बसने वाले चैतुरगढ़, जो महामाया माँ महिषासुर मर्दिनी का जो मंदिर है, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और ऐसी ही बहुत सारी जगह हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि अभी हमारा जो स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो टूरिज़्म सर्किट जो डेवलप किया गया है, टूरिज़्म सर्किट, उसके अंतर्गत क्या क्या बैगा रिजॉर्ट बनाया गया है, कहाँ, कवर्धा में, और इको हिल रिजॉर्ट कहाँ बनाया गया है, खुर्दर रिजॉर्ट बनाया गया है बिलासपुर में, ऐसे ही धनकुल रिजॉर्ट बनाया गया है। इस तरीके से बहुत सारे रिजॉर्ट बनाया जा रहा है जहाँ आदिवासी संस्कृति के साथ में समागम करते हुए लोग वहाँ रह सकें और आदिवासी संस्कृति को क्या कर सकें, समझ सकें। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस उसमें, और हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन, कला एवं संस्कृति। तो पर्यटन में हम फिर सीधा राम वनगमन पथ की बात करेंगे, राम वनगमन पथ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर आपको कुछ भी लिखने मिले आप लिख भी सकते हैं। हम सभी को पता है कि 75 स्थलों का चयन किया गया था, और उसमें से जो 51 स्थल जहाँ श्री राम, ऐसा माना जाता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि उन्होंने वनवास के अपने 14 वर्षों का जो 10 वर्ष का जो समय था वो उन्होंने छत्तीसगढ़ के वनों में, दंडकारण्य में बिताया था। तो हम देखते हैं कि उन 51 स्थलों का चिन्हांकन किया गया। किसके आधार पर? डॉक्टर हेमू यदु और डॉक्टर मन्नूलाल यदु की दंडकारण्य रामायण और छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की ये पुस्तकों के अनुसार क्या किया गया है, 51 स्थलों का चयन किया गया। पहले चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें सबसे पहले सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, रामगढ़ सरगुजा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, राजिम गरियाबंद, धमतरी सिहावा पर्वत, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा शामिल है। चंद्रखुरी रायपुर से इसकी शुरुआत की गई है, जो राम जी का ननिहाल था। तो यदि इसको आपकी शुरुआत करनी हो राम वनगमन पथ की, तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तुलसी राम जी के बारे में कहते थे कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सोए। ये सगुण राम की कल्पना थी। कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये निर्गुण राम की कल्पना करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सुंदरता ये है कि छत्तीसगढ़ के राम ना तो कबीर के राम है, ना तुलसी के राम है, न सगुण राम है, ना निर्गुण राम है। छत्तीसगढ़ के राम हमारे क्या हैं? भाचा राम है।
छत्तीसगढ़ के राम हमारे भांचा राम हैं, और छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है कि हम भांचा को अभिवादन करते हैं, भांचा का हमारे हम पैर छू करके प्रणाम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के भांचा है राम, जिनका ननिहाल कहाँ है? चंद्रखुरी रायपुर में। चंद्रखुरी रायपुर में, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है। और इस राम वन गमन पथ के तहत पहली जो जगह है जिसका हम डेवलपमेंट शुरू किए, जहाँ से हमने इस योजना की शुरुआत की है, वो है चंद्रखुरी। तो आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पहुंच जाएंगे, कला एवं संस्कृति पर्यटन। आप इस तरीके से उसको फिर कला और संस्कृति से अपन जोड़ रहे हैं कि कला और संस्कृति में हम देख लेंगे कि हम अपनी संस्कृति की बात करें तो हम अपने सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ी जो लोक फोक सॉन्ग्स हैं, छत्तीसगढ़ी जो हमारे लोकगीत हैं, हम यदि उसकी बात करें तो हम देखते हैं ददरिया की बात करेंगे, है ना। तो ददरिया में हम एक आध लाइन लिख भी सकते हैं, जैसे मोर झुलतरी गोंदा इंजन गाड़ी से मर फुल गे, इस तरीके से। तो दूसरा है भोजली, है ना। हो देवी गंगा लहर तुरंगा, मोर भोजली के भीगे आठों अंगा। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा यदि ऐसे दे दें तो एग्जामिनर को लगेगा, एग्जामिनर आपका छत्तीसगढ़ का होगा, एग्जामिनर छत्तीसगढ़िया, जब आप इसको जांचेगा तो देखेगा कि आप छत्तीसगढ़ से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें आप और लिख सकते हैं पंथी गीत की बात कर सकते हैं कि सत से धरती टिके, सत से टिके आगास, सत से पूरी सृष्टि सिर जाए, कहे गए घासीदास। ठीक है, उसके बाद आप इसमें भड़ौनी गीत, जो विवाह के रूप में, व्यंग्य के रूप में गाया जाता है, भड़ौनी गीत की बात कर सकते हैं। भड़ौनी गीत कैसे? भड़ौनी गीत में आप कह सकते हैं कि करिया करिया दिखथस दुलरू काजर कस नहीं आंजे रे, करिया करिया दिखथस दुलरू काजर कस नहीं आंजे रे। इस तरीके से आप भड़ौनी गीत को भी क्या कर सकते हैं, इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। कला एवं संस्कृति को आप बताएंगे, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को। और अंतिम रूप में आप कला संस्कृति को हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी से जोड़ते हुए, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जोड़ते हुए इसके शिल्प के बारे में भी बता सकते हैं। हमारे यहाँ क्या शिल्प है? घड़वा शिल्प, ढोकरा शिल्प, बेल मेटल जिसको कहते हैं हम, और उसके बाद में काष्ठ शिल्प फेमस है, बांस शिल्प फेमस है। तो इस तरीके से आप अपने शिल्प को बता सकते हैं, कला संस्कृति को बता सकते हैं। और उसके बाद आप अंत इस तरीके से आप अपन कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप एक ये अपनी लाइन बोल सकते हैं कि मोर भुजा मलाखन लोग पलय मैं महाभारत के गीतायों, मोर गाँव गाँव देवता धामी, मोर शहर शहर विश्वकर्मा है, पोरा पोरा माँ अभिमन्यु औ भीम अर्जुन घर घर माहे, मोर हाड़ा बजुर बरोबर रे मैं वीर दधीची दानियों, छत्तीसगढ़ के माटियों रे मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। हर छत्तीसगढ़ निवासी इस लाइन से, लक्ष्मण मस्तूरिया जी की ये पंक्तियां हैं, इनसे ज़रूर कनेक्ट करेगा। और आपको अपने डेटा के साथ यदि आप इस मनमोहक प्रस्तुति देते हैं तो डेफिनेटली आपको निबंध में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो है भारत को हरा भरा बनाने में छत्तीसगढ़ का योगदान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसलिए समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी 1 जून को हमारी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना क्या हुई है, लॉन्च हुई है। चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च हुई है। तो इसके अंतर्गत हम किस तरीके से अपन देखेंगे भारत को हरा भरा बनाने में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो छत्तीसगढ़ एक संस्था है, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, छत्तीसगढ़ हेल्थ रिसोर्स सेंटर। तो इसने क्या की, एक स्टडी की और ये पाया कि जो कोरबा में और चांपा में और रायपुर में, इन 3 शहरों में जो जलवायु का जो स्तर है वो बड़ी, जो हवा है वो बड़ी जहरीली है। वो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कारण जो कोरबा है, चांपा है और रायपुर की जो हवा है वो बड़ी जहरीली हवा है, वो बड़ी जो नुकसानदायक हवा है हमारे लिए। तो हम उसको किस तरीके से कॉम्बैट करेंगे, तो हम उसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम इस योजना के बारे में बता देंगे कि हरा भरा बनाने में छत्तीसगढ़ के बारे में हम बात कर लेंगे। इस डेटा से शुरुआत कर सकते हैं, हमने स्टोरी से शुरुआत की, एक आप डेटा से शुरुआत कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संसाधन केंद्र ने इन 3 जगहों का नाम लेकर के बताया है कि यहाँ की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं है। तो अब हम शुरुआत करेंगे कि रायपुर में हुआ क्या है। हम सीधे पॉजिटिव से भी आप ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। तो 19 एकड़ में, क्या 19 एकड़ में लगभग जो पुराने 70 ऑफिसेस हैं उनको तोड़ करके क्या बनाया गया है यहाँ पे, शहर के बीच में, जिसको
रायपुर शहर की लंग्स भी कहा जाता है, क्या बनाया गया है, यहाँ पे बनाया गया है ऑक्सीजोन। यहाँ पे क्या बनाया गया है, ऑक्सीजोन बनाया गया है, जो रायपुर शहर की क्या कहलाता है, लंग्स कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ने क्या काम किया है इसमें। तो इंडस्ट्रीज ने रायपुर के आसपास, सिलतरा के आसपास जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने 3.5 लाख पौधे उगाए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज के आसपास लगभग 17 ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो प्रदूषण का स्तर जांच करती हैं। आपको आजकल दिखता होगा कि जगह जगह पीयूसी की गाड़ियां खड़ी रहती होंगी, जो व्हीकल पॉल्यूशन, मतलब आपके जो वाहन हैं उनका भी पॉल्यूशन की क्या करती है, जांच करती है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की जाँच भी कर रहे हैं, और उस स्तर पर क्या कर रहे हैं, उस स्तर पे हम हरा भरा बनाने में छत्तीसगढ़ का योगदान दर्शित कर रहे हैं। उसके बाद सीधा सीधा इस योजना को आपको जिक्र करना है, इस मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का, कि वो क्या है कि धान की फसल के बदले, धान की फसल जो खरीफ 2020 वर्ष में जिन्होंने अपनी धान की फसल ली है, तो उसके बदले वो क्या करेंगे, यदि वृक्ष लगाएंगे अपने खेतों में तो उनको 3 वर्ष तक, 3 ईयर्स तक लगातार 10 हज़ार प्रति एकड़ क्या मिलेगा, सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। तो इसमें यदि आप पूछें कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन कौन इसमें यदि शामिल हो सकता है, कि कौन कौन, सिर्फ किसान की बात की जा रही है क्या, तो किसानों के साथ साथ किसकी बात कर रही है, पहले तो अपन किसान की बात करते हैं। किसान यदि अपने खेतों में उगाता है, या कोई भी व्यक्ति अपने निजी भूमि में, यदि आपका कोई प्लॉट है, यदि आप वहाँ भी उगाना चाहें तो आप भी इसके लिए क्या हैं, पात्र हैं। दूसरा ग्राम पंचायत, दूसरा जो ग्राम पंचायत है वो, और तीसरा जो है वो है संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ। क्या, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां। तो ये तीनों वैलिड हैं किसके लिए, इस स्कीम के लिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन इंसेंटिव स्कीम के लिए। तो इसमें क्या है कि वनी क्षेत्रों में तो आप लगा सकते हैं, और गैर वनी क्षेत्रों में आप क्या करेंगे, तो इमारती, गैर इमारती लकड़ी, फलदार वृक्ष, बांस, लघु वनोपज और औषधि जो पौधे हैं आप उसको लगा सकते हैं। उनका फ्री में वितरण किया जाएगा, किसके द्वारा, वन विभाग के द्वारा। 6 महीने के अंदर, लगाने के 6 महीने के अंदर आपको क्या है, वन विभाग में जाकर के क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ग्राम पंचायत और संयुक्त वन पंचायत जो समितियां हैं, यदि अपने खर्चे से वन संवर्धन करती है, तो 1 साल के अंदर उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी, और इनको भी फिर वही 10 हज़ार प्रति एकड़ के रूप से क्या मिलने लगेगा, अनुदान मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे को इस योजना के माध्यम से क्या कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है इस योजना से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें फिर आप और अपने पॉइंट्स जोड़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में और क्या क्या किया गया है। जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन क्या हुआ, तो उस तरीके से आप और कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स है अपने डेटा है उसको आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो ऐसे है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं वापस से इस मूल्यांकन पद्धति पे आने की कोशिश करूँगा। तो हमने ये देखा कि किसी ऐसे को लिखने के कोई भी तरीके हो सकते हैं। इसमें हमने एक रियल स्टोरी वाली बात की, रेने कुजूर की हमने बात की, जो आदिवासी वर्ग से आती हैं। हमने दूसरा इमेजिनेटिव स्टोरी की बात की, तो इमेजिनेटिव स्टोरी में हमने क्या कहा, समारोह की बात की। ठीक है, गोधन न्याय योजना को क्या किया, उससे लिंक किया। यदि हम नॉर्मली एक रिदमिक वे में देखें, रिदमिक वे में, तो यदि आप लोक कला संस्कृति का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से नॉर्मल आप अपने ज्ञान के तहत कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में सरगुजा से लेकर के छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर तक, और पश्चिम में कवर्धा से लेकर के पूर्व में महासमुंद तक कला संस्कृति की नदियां छत्तीसगढ़ में बहती हैं। इस तरीके से आप एक रिदमिक वे में शुरुआत कर सकते हैं, या किसी कोट से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने जितने सारे आपको कोट्स बताए उनमें से आप किसी भी कोट को लेकर के क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने निबंध की शुरुआत कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि यदि आपके पास छत्तीसगढ़ के 2 निबंध हैं, और इंडिया के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और एक राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इन चारों आप चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यदि ऐसे को आप शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका वो ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि आप सामने में ही एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि आप अंदर क्या लिखने वाले हैं वो आप पहले ही एग्जामिनर को बता दें, तो डेफिनेटली आपको 10 से 15 नंबर का एक ऐसे में डिफरेंस पड़ेगा, जो 4 ऐसे में मिल करके क्या 40 नंबर का आपका डिफरेंस होगा, जो आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। तो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं, और आपको परसों के आपके मेंस की परीक्षा के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया ऐसे लिख करके आइएगा, बहुत बढ़िया निबंध लिख के आइएगा। एक ऐसा अपनी छवि को परिलक्षित करिएगा कि आप एक छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से प्रेम करते हैं, और वो आपके अक्षर में अक्षरशः दिखाई देना चाहिए।